शायद आप इस बात को जानते हो कि जमीन में 100 में से 75 हिस्से पर पानी पाया जाता है, लेकिन उसमें सिर्फ 3% पानी ही ऐसा होता है जिसे हम इंसान पी सकते हैं, यानी फ्रेश वाटर। ये तो हमारी नेचर है कि हम ताकत और पैसों की बुनियाद पर अपने फैसले करते हैं। यही वजह है ये 3% पानी भी हम बराबरी से नहीं बांट पाते। दुनिया में ऐसे कई कंट्रीज हैं जहां पीने को साफ पानी नहीं मिलता, और कई ऐसे भी हैं जहां पानी ज़ाय हो जाता है। लेकिन अगर एक मुल्क अमीर हो और उसके पास पीने को पानी ना हो तो ये मसला हल किया जा सकता है। एक मुल्क ने डेजर्ट के बीचों बीच इंसानी हाथों से एक आर्टिफिशियल रिवर बनाकर ये साबित किया कि आप चाहें तो नेचुरल रिसोर्सेज को ढूंढकर अपनी तकदीर बदल सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम द ग्रेट मैन मेड रिवर है, और आज हम इसके बारे में सब समझेंगे। A man-made river that could one day even turn desert into farmland. Scientists discovered another natural resource running beneath the dry, dusty earth. Water. It's called the Great Man-Made River. लीबिया एक ऐसा मुल्क है जिसके कुछ इलाकों में 9 से 10 सालों तक कोई बारिश नहीं होती। लीबिया के मौसम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका 90% एरिया खुश्क डेजर्ट है, और उसकी वजह बारिशों का कम होना है। लीबिया में जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही थी, और लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे थे। फिर इंसानी तारीख में सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आया जिसने वहां के लोगों की तकदीर बदल दी। लीबिया की जमीन में तेल और गैस के बड़े बड़े रिजर्वायर पाए जाते हैं। 1953 सहारा डेजर्ट के इलाके में लीबिया जमीन से तेल और गैस निकालने में मसरूफ था, तो उसी दौरान उन्हें कुछ ऐसा मिला कि जिसने फ्यूचर में लीबिया के लाइफस्टाइल को बदल कर रख दिया। पता चला कि सहरा के नीचे जमीन में पानी का बहुत बड़ा सोर्स मौजूद है। जमीन में पानी जिस मिट्टी या पत्थरों में मौजूद होता है उसे एक्विफर कहते हैं। ये पानी जिस जगह पर मौजूद था उसे न्यूबियन साइंडस्टोन एक्विफर सिस्टम कहते हैं। ये इतना ज्यादा पानी था जो कि हजारों सालों तक लीबिया के लोगों की जरूरत पूरी कर सकता था। साइंसदानों ने इस बात का जवाब भी ढूंढ लिया कि ये पानी जमीन में इस जगह पर किस तरह से आया है। उनका कहना था कि आखिरी बार जब सारी जमीन पर बर्फ हुआ करती थी, यानी जिसे हम आइस एज कहते हैं, ये उस दौर में जमीन की सरफेस के नीचे एक्विफर में इकट्ठा होता रहा। फिर इस प्रोजेक्ट को लेट 1960s में प्लान किया गया और 1984 में इसे शुरू किया गया। लीबिया के मशहूर डिक्टेटर मुअम्मर कज़ाफ़ी, जिन्होंने पाकिस्तान को लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम गिफ्ट किया था, उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। लीबिया पहले पानी के मसले को हल करने के लिए डीसैलिनेशन प्रोसेस से समंदर के पानी को साफ करके पीने के काबिल बना रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज दुबई में समंदर के पानी को साफ किया जाता है। लेकिन इस तरीके में एक परेशानी थी, और वो ये कि ये बहुत ही महंगा और मुश्किल है। द ग्रेट मैन मेड रिवर पर $25 बिलियन खर्च होने वाले थे, जो कि डीसैलिनेशन पर लगने वाली रकम का सिर्फ 10% हिस्सा था। एक अंदाजे के मुताबिक अगर यहाँ हर साल 3,60,000 क्यूबिक माइल्स पानी को पंप किया जाए तो ये पानी 4,800 सालों तक चलने वाला था। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बल्कि सिविल इंजीनियरिंग का दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, इसलिए इसे जल्दी ख़त्म करने के लिए इसे 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले 80 टन के बड़े पाइप बनाने के लिए एक फैक्ट्री बनाई गई। ये पाइप पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होने थे, यानी इन्हें जोड़कर ज़मीन में बिछाकर इनमें से पानी को गुजारना था। कुल मिलाकर 13 फुट डायामीटर के 5 लाख ऐसे पाइप बनाए गए। कंक्रीट से बने पाइप्स में खास किस्म के राड्स डाले गए थे। इन्हें ऐसा बनाया गया था कि कोई अगर बड़ी मशीनरी इनके ऊपर से गुजरे तो इन्हें कुछ ना हो। इस पहले हिस्से में 750 मील लंबी एक पाइपलाइन भी बनानी थी, जिसके लिए जमीन में लंबी ट्रेंचेस खोदी गईं, जो कि 20 फुट तक गहरी थीं। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों की कंपनियों को हायर किया गया, जिसमें अमरीकी, जापानी और जर्मनी की कंपनियां शामिल थीं। लेकिन सबसे अहम और सबसे ज़्यादा काम साउथ कोरिया की कंपनीज और वर्कर्स ने किया। पहले हिस्से को मुकम्मल होने के लिए $5 बिलियन लग गए। इस प्रोजेक्ट का दूसरा हिस्सा 1989 में शुरू हुआ। इसमें लीबिया के कैपिटल सिटी ट्रिपोली तक पाइपलाइन बिछाना था। ये लीबिया का सबसे बड़ा शहर था और ये वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा था, इसीलिए यहाँ साफ पानी पहुँचाना ज़रूरी था। इस प्रोजेक्ट के तीसरे हिस्से में कुफरा और बेनगाजी के शहरों को आपस में पाइपलाइन से कनेक्ट करना था। चौथे और पांचवें हिस्से में
2 شہر تبرک اور سدرا کو آپس میں پائپ لائن سے کنیکٹ کرنا تھا۔ اس پورے پروجیکٹ میں پائپ لائنز، جھیلوں اور فلٹریشن پلانٹس کا پورا ایک جال بچھایا گیا۔ اس پروجیکٹ میں کل ملا کر 1800 میل لمبا ایک پائپ لائن سسٹم تھا۔ اس پائپ لائن میں لیبیا کے ساؤتھ سے 4 مختلف جگہوں سے پانی کو ٹرانسپورٹ کر کے ناردرن شہروں تک پہنچایا گیا۔ 2011 میں لیبیا میں جب خانہ جنگی یعنی سول وار شروع ہوئی تو اس وقت تک 3 حصے اس پروجیکٹ کے مکمل ہو چکے تھے اور چوتھا حصہ جاری تھا۔ اس گریٹ مین میڈ ریور سے لیبیا میں 230 ملین کیوبک فیٹ پانی 48 لاکھ لوگوں کی زندگی آسان بنانے کے لیے لایا جا رہا تھا۔ 70% پانی ایگریکلچر کے لیے استعمال ہونے جا رہا تھا۔ اس پروجیکٹ کی وجہ سے لیبیا میں گندم، جو، سبزیوں، لیموں اور مالٹوں کی فصلیں اگائی جانے لگیں۔ اس پروجیکٹ سے نہ صرف پانی کا مسئلہ حل ہوا بلکہ یہاں امپورٹس بھی کم ہو گئیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے لیبیا میں نہیں بن سکتی تھیں، جو کہ اب یہیں بن رہی تھیں۔ اسی پروجیکٹ کی وجہ سے لیبیا کے ساؤتھ اور نارتھ کے علاقے سرسبز ہوئے، جن کی وجہ سے بارشیں یہاں زیادہ ہونے لگیں، اور اب اسی کی وجہ سے ڈیزرٹ بڑھ نہیں رہا۔ ایک زبردست بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ میں $24 بلین لگے، یعنی ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ سے $1 بلین کم، اور 2015 میں یہ مکمل ہونا تھا۔ اس کے لیے لیبیا کو کسی کی مدد نہیں لینی پڑی۔ جنرل قذافی نے اس کا سارا پیسہ اپنے ملک سے ہی اکٹھا کر کے دیا۔ سب کچھ صحیح جا رہا تھا، لیبیا خوشحال ہونے جا رہا تھا، لیکن اچانک سے امریکہ اور ویسٹرن میڈیا کو یاد آیا کہ لیبیا کو قذافی سے آزاد کرنے کی ضرورت ہے۔ Seems to me that both NATO and the United States should seriously entertain the idea of doing something, whether it's the use of the Predator to take out some of those people who are leading this charge. When you think of Muammar Gaddafi, it's hard not to think this guy is crazy. تیزی سے خوشحالی اور ترقی کی طرف بڑھتے ہوئے ملک کو اچانک سے ویسٹرن میڈیا نے ایک دہشت گرد ملک دکھانا شروع کر دیا۔ لیبیا میں قذافی کے مخالفین جو کہ جمہوریت پسند تھے، وہ آہستہ آہستہ طاقتور ہونے لگے اور باہر سے ان کی مدد بھی کی جانے لگی۔ یوں لیبیا میں سول وار شروع ہوئی اور نیٹو فورسز کی مدد سے باغیوں نے جنرل قذافی کو مار ڈالا۔ It appears that the longtime dictator is dead. شاید جنرل قذافی کو اپنے لوگوں کی زندگی اچھی کرنے اور ایک آزاد فارن پالیسی بنانے کی سزا دی گئی تھی۔ 2011 میں پائپس بنانے والے پلانٹس کو نیٹو فورسز نے راکٹ مار کر اڑا دیا۔ نیٹو کا کہنا تھا کہ قذافی کی فورسز ان پلانٹس کے ساتھ موجود تھیں، اسی لیے انہیں وہاں پر راکٹ فائر کرنے پڑے۔ 2014 سے اب تک سول وار اور مضبوط حکومت نہ ہونے کی وجہ سے پانی کا سارا بنا بنایا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ لیبیا اب پھر سے سوکھ رہا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ بغیر کسی رکاوٹ کے کامیاب ہو جاتا اور قذافی حکومت بھی موجود ہوتی تو صرف لیبیا نہیں، پورا نارتھ افریقہ خوشحال ہوتا اور لیبیا میں ایگریکلچرل انقلاب آ چکا ہوتا۔ کوئی نہیں جانتا کب اور کیسے پھر سے اس پروجیکٹ پر کام کر کے لیبیا کی قسمت بدلی جائے گی۔